Dear students, welcome to the class of Political Science. This is Dr. Sudhanshu. Today we will discuss Indian political thought in which we will focus on Kabir. Kabir's ideas, not exactly political but relevance in politics. What was his idea and what is contemporary importance of Kabir in this contemporary society. तो आप सभी का स्वागत है पॉलिटिकल साइंस की इस क्लास में। आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन पॉलिटिकल थॉट या भारतीय राजनीति चिंतन, जिसमें हम फोकस करेंगे कबीर पे। तो जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं कि किसी भी चिंतक को, किसी फिलोसफर को या किसी राजनीतिक चिंतक को जानने के लिए उसके जीवन को जानना और साथ ही साथ उसके आसपास का जो माहौल था, राजनीतिक, जो सामाजिक या आर्थिक या दूसरी जो भी एटमॉस्फेयर था, धार्मिक कैसा एटमॉस्फेयर था, ये सारी चीजें जानना बहुत जरूरी है। तभी हम उस थिंकर के सही कॉनोटेशन को पकड़ पाते हैं, तभी हम समझ पाते हैं कि वो थिंकर किस बारे में बात कर रहा है, क्योंकि उस टाइम पीरियड में क्या क्या चीजें चल रही थी और वो कितनी इंपॉर्टेंट थी उस पर डिस्कशन, और उसका सही कॉनोटेशन आज के टाइम में हम तभी निकाल पाएंगे। तो शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन अवर थिंकर। वी विल फोकस ऑन कबीर्स लाइफ, कबीर का जीवन। तो जीवन में सबसे पहले तो कबीर के जीवन में सबसे अधिक कंट्रोवर्सीज कहेंगे या सबसे अधिक विवाद है, कह सकते हैं। कोई भी ये थिंकर या हिस्टोरियंस, जो इतिहासकार है, वो ये क्लियरली नहीं कहता है कि यही इनका बर्थ ईयर है। लगभग 100 साल का इधर उधर डिफरेंस आता है। अलग अलग हिस्टोरियंस, अलग अलग जो चिंतक हैं, अलग अलग चीज़ों से, क्योंकि डायरेक्टली किसी ने, क्योंकि गरीब घर में पैदा हुए थे तो ऐसा कहीं नोट नहीं किया गया, या फिर ऐसे समय में भी कोई महान चीज़ नहीं हो रही थी क्योंकि बहुत बड़े किसी पढ़े लिखे घर में होते, या उस समय की जो पढ़े लिखे घर या ब्राह्मण होते थे या बड़े जो मुस्लिम्स में अपर कास्ट होते, उनके यहाँ तो लिखा जाता था। लेकिन इनके यहाँ जो है चीज़ें वो लिखी नहीं जाती थी, तो किसी को भी आइडिया नहीं है। अलग अलग चीज़ों से जो कंटेम्प्रेरी चीज़ें हो रही थी, उसका जो रिफ्लेक्शन है, उसके बेसिस पे चीज़ें निकलती हैं कि कबीर का जन्म इस समय हुआ होगा। तो हमने बताया जैसे कि 100 साल का भी डिफरेंस हो सकता है बताने में, लेकिन हम एक जानकारी के लिए ऑब्वियसली इनको कहीं ना कहीं तो उनको सेट करना पड़ेगा। तो जो मोस्ट वैल्यूएबल जिसको माना जाता है वो है, माना जाएगा बॉर्न अराउंड 1398, 14वीं या 15वीं शताब्दी में कह सकते हैं। 15वीं शताब्दी के समय ये पैदा हो रहे हैं। वाराणसी के पास मगहर नाम की जगह है, वहां पे पैदा होते हैं। और इसके बाद ग्रू अप इन ए मुस्लिम वीवर फैमिली। माना जाता था कि ये कई बार इनको इस तरह से भी प्रोजेक्ट किया गया अलग अलग इसमें कि ये एडॉप्टेड चाइल्ड थे, या इनको किसी को इनका एग्जैक्ट रिलीजन नहीं मालूम है, लेकिन फैमिली जिस मुस्लिम फैमिली में, और वो भी बुनकर फैमिली, वीवर फैमिली जिनमें बुनकर फैमिली जो है वो वहाँ उनके उसमें पैदा होते हैं। तो ऑब्वियसली पेशे से बुनकर बन जाते हैं। ऑल दो पेशा बुनकर से ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, फिलोसफर हो गए हैं, पोएट हो जाते हैं, और फिलोसफी में जो छोड़ना भी चाहते हैं। कई बार इनके जो पोएम्स है उसमें ही निकलना चाहता है कि इस जो अपना पेशा है, कई बार उसको छोड़ने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन फिर उसको जस्टिफाई भी करते हैं कि पेशा और बाकी जो फैमिली लाइफ वो भी इम्पोर्टेंट है। ही ग्रू अप इन द एरा ऑफ अनसर्टेनिटी व्हेन तैमूर इन्वेडेड दिल्ली एंड सल्तनत ऑफ दिल्ली वाज डिक्लाइनिंग। क्योंकि उस समय तक जो दिल्ली सल्तनत जो थी वहाँ पे मुस्लिम शासन हो चुका था, और इसके बाद जो है अगर हम देखें तो तैमूर जो लंग है, जो टर्की की तरफ से या उधर से आता है, सेंट्रल एशिया से तैमूर, वो इंडिया में आ चुका है और दिल्ली में इन्वेड कर चुका है, काफ़ी तबाही मचा चुका था। तो अनसर्टेनिटी थी पूरे इंडिया के अंदर कि क्या होगा। ऑल दो अगर हम देखें तो अनसर्टेनिटी जो है वो अपर लेवल पे ज़्यादा थी, क्योंकि अपर जो जमींदार थे या अपर कास्ट के लोग थे उनका डायरेक्ट से, जो लोअर क्लास के जो लोग थे उनका डायरेक्ट तो नहीं, ऑब्वियसली सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कि जब वो आगे बढ़ते थे, तैमूर जैसा शासक जो होता था, जब वो आगे बढ़ता था वो बहुत खतरनाक है, ब्रूटल तरीके से गांव के गांव उजाड़ता हुआ चला जाता था और लूटता भी था। तो वो सारे अनसर्टेनिटी इंडिया के अंदर थी, उस बीच में ये पैदा हो रहे थे और बढ़ रहे थे और चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद द रूल ऑफ लोधीज क्रिएटेड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड लॉनेस। इसके बाद सिकंदर लोधी का रूल आता है। सिकंदर लोधी जो है वो भी सही से
इनस्टेबल सरकार चला पाता, सरकार या कहेंगे उस समय की जो गवर्नमेंट रूल था वो सही से नहीं चला पाता, एक लॉलेसनेस फैल जाती है। और कह सकते हैं कि जो उत्तर प्रदेश का जो रीजन है या ईस्टर्न यूपी का जो रीजन है, वहाँ पे जो सिस्टम चल रहा है वो न कि किसी गवर्नमेंट या किसी रूलर के थ्रू चल रहा है, बल्कि जो ट्रेडिशन है वो ट्रेडिशन जो धार्मिक रूप से, रिलीजियस रूप से बने हुए हैं उनके बेसिस पे, या विलेज के जो ट्रेडिशन है उनके बेसिस पे, या हमेशा से जो पारंपरिक जो चीज़ें चल रही है उनके बेसिस पे चल रहा है, ना कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस जो है वो सत्ता का है। सत्ता में तो टर्मोइल चल रहा है, लगातार बदल रहे हैं, लेकिन जो गांव के लेवल पे है, जो नीचे के लेवल पे है, वो ऑब्वियसली मेहनत करके या मजदूरी करके काम चला रहे हैं, तो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट तो नहीं पड़ता, लेकिन जो सामाजिक चीज़ें बदलाव आ रहे थे उसका इफेक्ट तो पड़ना ही था। उन्हीं सामाजिक बदलाव के ऊपर इनकी सारी राइटिंग्स हैं, इनको वो चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। हम देखते हैं कि टेंशन बिटवीन मुस्लिम रूलर्स एंड हिंदू चिफ्टन्स, क्योंकि उस समय तक बाहर से जो रूलर आ रहे थे वो तो मुस्लिम थे, लेकिन यहाँ क्योंकि इतनी तादाद में मुस्लिम नहीं आते थे कि वो सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकें, और यहाँ के जो चीफ्टन्स होते थे, जो प्रमुख लोग होते थे, उनके पास भी काफ़ी सत्ता, काफ़ी मात्रा में धन था, पैसा था। ऑल्दो पूरे इंडिया को रूल करने के लायक नहीं थे, लेकिन अपने अपने एरिया में काफ़ी पावरफुल थे। तो ये लगातार कॉन्फ्लिक्ट चलता था। मुस्लिम जो रूलर थे इनसे लगान मांगते थे, और ये लगान कितना देंगे कितना नहीं देंगे, ये क्योंकि खुद भी मजबूत थे तो हमेशा लड़ नहीं सकते थे मुस्लिम, तो इसकी वजह से एक अनसर्टेनिटी जो हमने बताया वो थी। अब पर्सनल लाइफ में अगर हम कबीर के आ जाएं तो ऑब्वियसली पर्सनल लाइफ एक नॉर्मल जो मिडिल क्लास कह सकते हैं या लोअर क्लास के हैं, क्योंकि उस समय बुनकरों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, तो वो शादी भी करते हैं और बच्चे भी होते हैं। कबीर वॉज मैरिड टू वुमेन नेम्ड लोई, लोई नाम की इनकी पत्नी का नाम लोई है, जो काफ़ी सपोर्ट करती हैं। हिज सन नेम वॉज कमल, और कबीर वॉज इलिटरेट, जो पढ़ाई लिखाई या दीक्षा होती है, माना जाता है कि कबीर ने अपना जो है खुद पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन जो उनके शिष्य थे वो इनसे जब सीखते थे, या उनके जो दोहे थे या इनकी जो पोएट्री थी जिसको हम अलग अलग नाम से जानते हैं, वो सारी चीज़ें लोग सुनते थे। ये सिर्फ बोलते थे और वो लोग सुनते थे। बाद में उसको राइट डाउन किया गया, बाद में उन्होंने लिखा। कबीर ने खुद अपना कोई भी दोहा नहीं लिखा है, या कोई भी पोएट्री या कोई भी आइडिया अपना खुद नहीं लिखते हैं। हिज गुरु वॉज भक्ति पोएट सेंट स्वामी रमानंद। स्वामी रमानंद का इनके ऊपर काफ़ी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि उस समय भक्ति मूवमेंट देखें तो वेस्टर्न साउदर्न इंडिया में तो काफ़ी पहले से शुरू हो जाता है, और वो नॉर्दर्न इंडिया में भी आता है। भक्ति मूवमेंट जो है एक तरह से एक साल्वेशन था, कि एक तरह से जो उस समय की प्रॉब्लम्स थी उससे निकलने का, कि हर व्यक्ति काफ़ी परेशान था, उससे निकलने के लिए अपने आप को ईश्वर से जोड़ना। और उस भक्ति मूवमेंट में देखें तो जो इस्टेब्लिश रिलीजन थे उनसे अलग होके एक ऐसा मार्ग जो सभी रिलीजनों का कंपोजिशन हो, और उसमें सूफीज़म एक बड़ा आइडिया आता है, कि सूफी जो आइडिया ट्रेडिशन होता है कि अपने आप को विदाउट एनी एजेंट, ये अगर यही चीज़ जो रामानंद बताते हैं, और उनके सारे कबीर के सारे दोहों में ये आता है कि विदाउट एनी एजेंट, कोई बीच का, चाहे वो ब्राह्मण हो, मौलवी हो, या कोई मंदिर हो या मस्जिद हो, इन सब की चीज़ नहीं, ज़रूरत है हमें कनेक्ट होने के लिए गॉड से। और इनका गॉड जो है, ये जो इस्टेब्लिश रिलीजन्स के गॉड हैं उससे अलग है, वो अमूर्त है। वो एक ऐसा गॉड की बात कर रहे हैं जिससे आदमी डायरेक्टली कनेक्ट हो जाए, और अपने जो प्रॉब्लम्स हैं, जिस प्रॉब्लम्स को कह सकते हैं अपने जो ईगो है या जो डिप्रेशन है, इन सब चीज़ों से दूर निकल पाए, कि अपने आप से निकल पाए। वो हमेशा मैं जैसी चीज़ बोलते हैं, और मैं यूज़ होता है। यहाँ पे मैं है कि गॉड के लिए भी मैं कहे कि मैं मिलेगा तो गॉड मिल जाएगा, और जब मैं छोड़ूंगा, ईगो की बात करते हैं कि ईगो अपना अगर आप छोड़ देंगे तो ही गॉड की प्राप्ति होगी। और उसी प्रोसेस में अगर हम देखें तो वो सारी चीज़ें लिखते हैं कि ये जो अल्टीमेट गॉड है और इसकी प्राप्ति करनी है, ना कि जो सिस्टम है रिलीजियस सिस्टम या दूसरे जो छोटे छोटे गुरुद्वारे हों, या गुरुद्वारे तो उस समय नहीं, क्योंकि माना ये जाता था कि गुरु नानक साहब भी इसी के कंटेम्प्रेरी हैं, आसपास ही हैं, क्योंकि उनसे सीखते हैं। ये सारे लोगों को, स्वामी रामानंद हो या कबीर हो, गुरु नानक हो, इन सब चीज़ों लोगों को कंटेम्प्रेरी माना जाता है, क्योंकि एग्जैक्टली ईयर एंड डेट ऑफ